A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में, विच इज़ द क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 10. सो लेट्स स्टार्ट. अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं. ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, और अगर आप चाहते हैं जितने ये सारे चैप्टर्स की पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पे आपको सब पीडीएफ शेयर कर दिए जाएंगे. अगर आप चाहते हैं क्लास 6, 7, 8 और 9 के चैप्टर्स को भी देखना तो वो भी, उसके लिंक भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं. जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो लिंक में मेरे नाम की स्पेलिंग ज़रूर चेक कर लें. तो सिंस इट इज़ अ क्लास 10 एनसीईआरटी, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हम एनसीईआरटी की ये सीरीज़ है, हम इसमें वही सब पढ़ रहे हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है. अगर हम बात करते हैं साइंस के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, जनरल स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं, तो इट इज़ अ वास्ट टॉपिक. ठीक है, उसमें बहुत सारी एंडलेस चीज़ें होती है. तो आपको जब ये आप लेक्चर देखते हैं तो आपको ये बात बहुत ही क्लियरली समझना पड़ेगा कि दिस इज साइंस एनसीईआरटी. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम टीचिंग यू साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. मैं कह रही हूँ कि मैं आपको साइंस पढ़ा रही हूँ फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम विच इज़ फ्रॉम साइंस एनसीईआरटी. तो जो साइंस की एनसीईआरटी में दिया गया है मैं उसी पे ही फोकस कर रही हूँ फिलहाल के लिए. तो ये आपको समझना पड़ेगा. अगर आप इस कुछ और डिटेल्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं जो हमारी साइंस एनसीईआरटी कवर नहीं करती है तो उसके लिए हम सेपरेट लेक्चर्स रखेंगे. ओके, आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर. सो इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने जानने की कोशिश किया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है. हमने जाना लाइट क्या होती है, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, वो किस तरीके से एक्ट करती है. हमने रिफ्लेक्शन के फिनोमेना के बारे में बात किया, हमने ये इसकी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको समझा हमने. फिर हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात किया, कॉन्वेक्स लेंस मिरर क्या होता है, कॉन्केव मिरर क्या होता है, हमने उसके बारे में बात किया. फिर हमने उसके जो कुछ कॉमन टर्म, एफ से अगर डिनोट कर रहे हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, फोकस क्या होता है, सेंटर क्या होता है, पोल क्या होता है इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. क्योंकि अगर हम एडवांस में जो चैप्टर का पार्ट 2 और पार्ट 3 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा एडवांस चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो वो आपको तभी समझ में आएंगी जब हम अपने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को फर्स्ट पार्ट में समझ चुके हैं. तो हमने ये सारी चीज़ों के बारे में पार्ट 1 में पढ़ लिया था. अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर की. हम बात कर रहे थे जो नॉर्मल मिरर होता है, जो स्ट्रेट मिरर होता है, उसके बारे में हम क्लास 8 और क्लास 9 में पढ़ चुके हैं. तो अब हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर में इमेजेस कैसे फॉर्म होता है, तो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे. क्योंकि हमने प्लेन मिरर के बारे में बात किया था छोटी क्लासेस में, तब आपने देखा था कि प्लेन मिरर के केस में अगर हम बात करें तो प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर किस तरीके की इमेजेस फॉर्म करता है, आप याद करने की कोशिश करिए. तो आपने देखा था कि जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होगा वो कैसा बनता था. उसके अंदर लेटरल इन्वर्जन होता था, इमेज के बीच में जितना डिस्टेंस होता था मिरर के सामने उतना ही पीछे होता था. तो ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में भी देख लिया था. अब स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होता है? स्फेरिकल मिरर क्योंकि हमने देखा 2 तरीके का होता है. हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में बात किया तो हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर 2 तरीके के होते हैं, कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स. तो हम जो है इसके इमेजेस के बारे में बात कर रहे हैं. अभी हम देखेंगे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि कुछ केसेस में क्या होगा, वर्चुअल इमेज फॉर्म होगी, कुछ केसेस में ऐसे बनेंगे जिसके अंदर रियल इमेज फॉर्म होगा, कुछ केसेस में इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा, कुछ केसेस में इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगा. मतलब कुछ केसेस में इमेज सीधा बनेगा, कुछ केसेस में उल्टा बनेगा, कुछ केसेस में वर्चुअल बनेगा, कुछ केसेस में रियल बनेगा. तो ये कौन कौन से केसेस होते हैं? ये कोई ऐसा रैंडम केस नहीं है कि भाई रैंडमली हमें देखना है कि भाई ये कभी वर्चुअल इमेज बन रहा है, कभी ऐसा नहीं होता. हम पहले पढ़ चुके हैं. हम स्फेरिकल मिरर के इस वाले फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि अगर हम मिरर को देखते हैं तो अगर हम ये वाली लाइन, ओके इस पर क्लियरली नहीं दिख रहा है, ये देखिए, हमने इस वाले डायग्राम को देख के जैसे पढ़ा था, ये पोल है, ये फोकस है, ये सी है, सेंटर. तो हमने क्या बताया था? सेंटर वो है जिस स्फेयर का ये पार्ट है ना, ये सेंटर है. और फोकस क्या है? इसका हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस होता था. और पोल क्या है? जिस स्फेरिकल मिरर का जो सेंटर पॉइंट था उसका सेंटर पॉइंट को हमने पोल बोला था. तो अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो इमेज फॉर्म होती है स्फेरिकल मिरर में वो किस तरीके से वेरी करती है ना, वो क्यों वेरी कर रही है, उसके पीछे क्या कारण है, राइट. जब हम इमेज फॉर्म किस तरीके से होती है इसमें हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है. हम क्या करेंगे, हम अपनी सहूलियत के लिए हम क्या करेंगे, 2 रेज लेंगे. वैसे तो अगर आप देखो एक स्फेरिकल मिरर है तो उसके पास तो बहुत सारी रेज आ रही है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हैं. अगर कोई एक इमेज, कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज भेज रहा है. लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज तो नहीं बनाते, हम सिर्फ 2 रेज लेंगे. ओके,
दो रेज को चेक करके देखेंगे कि कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। पहली चीज हम अपनी सहूलियत के लिए दो रेज, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब पहले हम सबसे पहले इमेज कैसे फॉर्म होती है ये पता करने से पहले इसके बारे में कुछ छोटे छोटे से रूल्स हैं वो देख लेते हैं। तो रूल पहला क्या कहता है, ये देखिए इस डायग्राम में आप देखिए, रूल पहला ये कहता है जब भी कोई भी रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ये सेंटर है, ये फोकस है, और ये जो लाइन इन सबको ज्वाइन करती है दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या होता था, हमने पढ़ा था कि वो जो स्फेरिकल मिरर होगा उसके ऊपर 90 डिग्री परपेंडिकुलर पे खड़ी होगी। हमने ये बात जो है पहले वाले लेक्चर में देख लिया। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम जानते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे आती है तो वो हमेशा किससे क्रॉस करेगी, वो फोकस से जाएगी, फोकस से जरूर गुजरेगी। और यही स्टेटमेंट जो है वो आपको अपने एग्जाम में भी मिल सकता है। उसमें क्या लिखा होगा, जो भी प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे क्रॉस करेगी स्फेरिकल मिरर के केस में तो वो फोकस से गुजरेगी। ऐसा भी लिखा हो सकता है सेंटर से गुजरेगी, अगर सेंटर लिखा हुआ है तो वो गलत हो जाएगा, वो फोकस से गुजरेगी हमेशा। ठीक है, तो ये रूल नंबर 1। पहला क्या रूल है, प्रिंसिपल क्या है, a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of concave mirror की बात कर रहे हैं, और appear to diverge from the principal focus in case of convex mirror। convex mirror में क्या होगा, convex mirror में वो diverge करेगी। देखो ये convex mirror, ये concave है, ये convex। convex mirror का जो focus होता है वो behind the mirror होता है और उसका center भी behind the mirror है, ये convex mirror है। तो जो भी पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके पैरेलल ये रे आ रही है तो वो क्या होगी, वो डाइवर्ज होगी। डाइवर्ज हमें दिखेगी लेकिन वो अल्टीमेटली कहाँ जा रही है, वो फोकस पे मीट कर रही है। फोकस कहाँ है कॉन्वेक्स मिरर का, फोकस है बिहाइंड द मिरर। अगर ये मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकस बिहाइंड द मिरर है। अगर ये कॉन्केव मिरर है तो इसका इन फ्रंट ऑफ मिरर। राइट, ये हमने फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीज़ें जो है बेसिक्स जो है वो हमने पढ़ लिया है। तो दोनों के केस में, कॉन्केव के केस में भी फोकस से गुजरेगी, कॉन्वेक्स के केस में भी फोकस से गुजरेगी। कॉन्केव के केस में हमें ये कन्वर्ज होते हुए दिख रही है सारी रेज, मान लीजिए यहाँ से भी जाएगी तो ये सारी कन्वर्ज हो रही है। बट कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये सारी रेज डाइवर्ज हो रही हैं, फैल जा रही हैं। क्यों, क्योंकि उन सबको गुजरना है। ये वाली रे आएगी तो ये भी ऐसे हो जाएगी क्योंकि वो भी फोकस पे जाके मीट करेगी अगर वो पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ओके, दिस इज रूल नंबर 1। सेकेंड रूल क्या है, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, जो रे प्रिंसिपल फोकस से पास कर रही है ऑफ अ कॉन्केव मिरर और अ रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर दोनों ही मिरर्स के केस में अगर कोई ऐसी रे आ रही है, देखो कॉन्केव मिरर के केस में अगर कोई ऐसी रे आ रही है जो उसके फोकस से गुजर रही है तो वो क्या होगी, पैरेलल चली जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। सिमिलरली वो एक रे आ रही है जो कि फोकस की तरफ डाइवर्टेड है। फोकस कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस बिहाइंड द मिरर है, तो अगर फोकस से क्रॉस कर रही है तो दैट विल बी, वो रिफ्लेक्ट कैसे होगी, पैरेलली रिफ्लेक्ट होगी बैक। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें, अब आप सोच रहे होंगे कि हम सारी चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं। पहली बात, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सेकेंड बात, अगर हमें ये रूल्स पता होंगे तभी हम इसका डायग्राम बना सकते हैं। अगर हम इसका डायग्राम बना सकते हैं, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है फोकस के और सेंटर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर है, तो ये मान लीजिए ये फोकस है और ये मान लीजिए सेंटर है। ओके, यहाँ पे रखा हुआ है, फोकस और सेंटर के बीच में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पैरेलल जो जाएगी हमें पता है वो फोकस से गुजरेगी, फोकस से जो जाएगी हमें पता है वो पैरेलल से गुजरेगी। तो क्या है, यहाँ पे इमेज बन जाएगी उल्टी, हमें पता चल जाएगा। हम अपने आप से उस डायग्राम को बना सकते हैं और देख सकते हैं वो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, राइट, और कैसा फॉर्म होगा। तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं। तो रूल नंबर 2 क्या था, फोकस से जब भी रे क्रॉस करेगी तो वो पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्ट करके। पहला क्या रूल था, जब भी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से क्रॉस जरूर करेगी। कॉन्केव मिरर है तो वो कन्वर्ज हो जाएगी, कॉन्वेक्स मिरर है तो वो डाइवर्ज दिखेगी हमें। सेकेंड था, अगर फोकस से क्रॉस करती है कोई भी रे तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके दैट विल कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। थर्ड रूल, a ray passing through the center of the curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of the convex mirror after reflection क्या होगा, reflected back through same path। ये थर्ड रूल है। यहाँ से देखिए, अब अगर सेंटर से क्रॉस कर रही है तो सेंटर से गएगी तो सेम पाथ फॉलो करेगी। ये देखिए सेंटर पे डायरेक्टेड है
तो सेम पाथ से रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। जो इंसिडेंट रे होगी सेम उसी पाथ में जो होगी रिफ्लेक्टेड रे आएगी। फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल है रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टूवर्ड्स अ पॉइंट P। अगर कोई इंसिडेंट रे पोल के ऊपर फोकस कर रही है, पोल ऑफ द मिरर पे, तो क्या होगा? द इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब लॉ ऑफ कौन सा फॉलो करना शुरू कर देंगी? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या है? देखिए आप, अगर ये यहां से आई, ये पोल के ऊपर डायरेक्टेड है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी एंगल से। ये एंगल इंसिडेंस का एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल इक्वल हो जाएगा। सेम कॉन्वेक्स के केस में भी पोल के ऊपर डायरेक्टेड है तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, सेम ये एंगल आ जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने यही देखा था ना, इंसिडेंट रे जो है वो जो होगी, रिफ्लेक्टेड रे, ये सब जो है सेम प्लेन में होंगे, जो एंगल बनेगा वो जो होगा सेम बनेगा। यही देखा था हमने, यही है इसमें भी। तो अभी हमने ये सारे रूल्स देखे। इन ऑल द अबव केसेस हमने क्या देखा? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो फॉलो हो रहा है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर ऑफ द रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज अ कॉन्केव मिरर फॉर वेरियस पोजीशन एट द ऑब्जेक्ट। अब इस एक नेक्स्ट चार्ट आ रहा है जिसमें कि आपको लिख के दिखाया गया है कि भाई अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो कैसी इमेज फॉर्म होगी, यहाँ पे होगा तो कैसी होगी, अलग अलग पोजीशन पे। तो आप इस चार्ट से देखिए, अगर इमेज इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर इमेज है, इसका मतलब क्या होगा? इन्फिनिटी पे इमेज होने का मतलब है बहुत दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, है ना, वहां से रेज आ रही हैं, तो वो क्या होंगी? वो प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमने एक छोटा सा मिरर लिया है, हमने एक छोटा सा स्फेरिकल मिरर लिया है, तो उसके पैरेलल आ रही हैं, सारी रेज उसके पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल। तो वो कहाँ पे मीट करेंगी? फोकस पे मीट करेंगी। ओके, अगर ये फोकस पे मीट कर रही हैं, ये रूल है, अगर पैरेलल आती है तो कहाँ मीट करेगी? रूल नंबर 1, फोकस पर। अगर फोकस के ऊपर आ रही है तो कहाँ पे मीट करेगी? कहाँ, क्या, कैसे होगी रिफ्लेक्टेड रे? वो पैरेलल हो जाएगी। तो यही सारे रूल को फॉलो करके है। तो फर्स्ट केस क्या था? फर्स्ट केस था, ये रे डायग्राम दिखाए गए हैं कॉन्केव मिरर के। फर्स्ट केस में क्या है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। सेकेंड केस में कहाँ रखा हुआ है? बियॉन्ड सेंटर, बियॉन्ड सेंटर रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, वहां से रे आ रही है। तो हमने क्या बोला था? हम 2 रेज लेंगे, यहाँ से तो बहुत सारी रेज आएंगी, तो हम सिर्फ स्टडी के लिए अपनी 2 रेज को ले लेंगे, एक ये वाली रे ले ली और एक ये वाली रे ले ली। तो हमने क्या बात किया था? तो हमने बात किया था अगर पैरेलल है कोई रे तो वो फोकस से गुजरेगी, अगर कोई रे सेंटर के ऊपर जाती है, सेंटर से क्रॉस करती है, तो वो सेंटर से ही रिफ्लेक्ट बैक करेगी, सेम पाथ फॉलो करेगी। तो इमेज कैसी बनेगी? इमेज बनेगी जहाँ पे इनका इंटरसेक्शन होगा। तो आप ये समझ सकते हैं, अगर कोई आप अपना कंपास लेके बना सकते हैं, कर्वेचर लेके बना सकते हैं कि ये स्फेरिकल मिरर आपने ले लिया, उसका सेंटर P, उसका सॉरी उस कर्वे जो वो जो मिरर है उसका सेंटर पोल होगा। जिस रेडियस का आपने वो कर्वेचर लिया है दैट वुड बी C, हाफ ऑफ द डिस्टेंस वुड बी F। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो एक पैरेलल जाएगी, वो फोकस से क्रॉस करेगी, ये लीजिए यहाँ से क्रॉस कर रही है रफली। दूसरी जो होगी, अगर दूसरी कौन सी इमेज होगी? वो सेंटर से अगर क्रॉस करती है तो सेंटर से ही निकलेगी वापस, तो ये सेंटर से ऐसे ही जाएगी और ऐसे ही वापस आएगी। तो यहाँ पे बनेगा ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, तो इमेज इस तरीके से बनेगा। आप ये खुद करके देखिएगा, आपने स्कूल में किया भी होगा, तो आप इसको डायग्राम को खुद बना के देख सकते हैं कि जो इमेज होगी वो कैसी होगी, कहाँ बनेगी। तो बी जो पोजीशन है, अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बियॉन्ड सेंटर, सी के बियॉन्ड रखा है ऑब्जेक्ट, तो इमेज जो बनेगी वो सी और एफ के बीच में बनेगी। देखो कैसी इमेज है, वो वर्चुअल इमेज है, सॉरी रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है, इस तरीके का इमेज बन गया। फिर आप थर्ड देख लीजिए, अगर फोकस सी के ऊपर रखा हुआ है, सी के ऊपर रखा हुआ है, सेंटर के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आप देखिए कहाँ पे कट होंगी, 2 रेज सी के ऊपर ही कट होंगी, तो सेंटर पे ही बनेगी इमेज। अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है, ये देखिए, अब ये हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, सी और एफ के बीच में अगर रखा हुआ है तो देखिए यहाँ रखा हुआ है, तो पहली रे जाएगी ऐसे पैरेलल गई तो वो फोकस से क्रॉस करेगी, ये देख लिया हमने, फोकस से यहाँ आ गई। दूसरी रे जो है, अब इसको कैसे क्रॉस करना है? सेंटर से, तो कैसे जाएगी? यहाँ से टकरा के वापस इधर से जाएगी, तो ये वापस भी इधर ही होगी, देखिए ये बनेगा इधर, बियॉन्ड सी चली जाएगी इमेज। यहाँ पे भी देखिए, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग पोजीशंस को
ड्रॉ करके खुद देख सकते हैं कि आपके इस स्फेरिकल मिरर, जो कि हम कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं अभी, कॉन्केव मिरर के केस में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा उसी तरीके से इमेज का पोजीशन भी चेंज होता जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इजी, आप खुद ड्रॉ करके देख सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यूज क्या क्या है कॉन्केव मिरर का। पहले इस डायग्राम को, पहले इस चार्ट को आप देख लीजिए। अगर हमने देखा इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, तो पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे बन रहा था? फोकस पे। ये देखा हमने, रियल और इन्वर्टेड इमेज बन गया। देखिए यही हमने अभी कंडीशन देखा। ये देखिए इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट, यहीं पे दोनों मिले आके, तो किसके ऊपर बन गया इमेज? फोकस के ऊपर इमेज बन गया। यही हमने देखा था। तो इस चार्ट में क्या दिखाया गया? इस चार्ट में दिखाया अगर इन्फिनिटी पर है तो इमेज कैसी है? कहाँ पे है? फोकस पे। कैसी इमेज है वो? रियल है और इन्वर्टेड है। बियॉन्ड सी है, अगर सी के बियॉन्ड है ऑब्जेक्ट तो एफ और सी के बीच में बन रही है, फिर रियल है और फिर इन्वर्टेड है। सी और एफ के बीच में है तो बियॉन्ड सी बन रही है, लार्ज है। मतलब सेम साइज, ये भी पता चल सकता है आपको, ये भी देख के आप खुद ही ड्रॉ करके बता सकते हैं लार्ज होगी या सेम साइज रहेगी। देखिए इस केस में आपने देखा यहाँ पे इमेज रखी हुई थी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इमेज कैसी बन गई? रियल बन गई और इन्वर्टेड और स्मॉल। यहाँ पे इतना ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, इमेज कैसी बन गई? एनलार्ज हो गई। यहाँ पे रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, तो फिर कैसी? एफ और सी के बीच में, एफ और पी के बीच में, तो कैसी बनी इमेज? अब की बार इमेज बन गई वर्चुअल, क्योंकि बियॉन्ड द मिरर चली गई, वर्चुअल। अब की बार इरेक्ट बनी और एनलार्ज हो गई। तो ये आप खुद ड्रॉ करके देख सकते हैं। दो रेज आपको लेनी है, एक रेज जो होगी वो करेगी फोकस से क्रॉस, दूसरी रे जो है वो उसको आपको सेंटर से क्रॉस कराना है। वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इमेज फॉर्म होगा। आप इस डायग्राम के जरिए खुद बना के देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारी बात थी फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स के बारे में हमने अभी बात की कि वो किस तरीके से रेज जो है आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, तो हमने देखा कि किस तरीके से इमेजेस जो हैं वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ पे भी दो रेज जो हैं, इमेजेस नहीं रेज, किस तरीके से दो रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जहां पे भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे क्या फॉर्मेशन होगा? इमेज का फॉर्मेशन होगा। ये तो उसकी फिजिक्स थी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है। तो यूजेस क्या होते हैं कॉन्केव मिरर के? यूजेस क्या है? विच इज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ कॉन्केव मिरर? तो जो कॉन्केव मिरर होते हैं वो मोस्ट कॉमनली कहाँ यूज होते हैं? टॉर्च में, सर्च लाइट में, व्हीकल की हेडलाइट में, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट चाहिए होती है। दे आर ऑफन यूज एज शेविंग मिरर्स टू सी लार्जर इमेज ऑफ द फेस। द डेंटिस्ट यूज कॉन्केव मिरर्स टू सी द लार्जर इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। जो डेंटिस्ट होते हैं उसके मिरर भी लार्ज कर देता है। आप जो शेविंग मिरर्स लगे होते हैं वो भी कॉन्केव मिरर हैं। लार्ज कॉन्केव मिरर्स आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस इन द सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में भी उसका यूज होता है। ओके, अब हम बात करेंगे, ये तो हमने बात कर लिया, यहाँ तक हमने पूरा बात कर लिया कॉन्केव मिरर का। तो कॉन्केव मिरर कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रहा है? शेविंग मिरर के रूप में यूज़ हो रहा है। जो होते हैं डेंटिस्ट होते हैं वो उसको उसमें अपने मिरर को यूज़ करते हैं। लार्ज कॉन्केव मिरर को कॉन्सेंट्रेट करना है लाइट को, उसमें भी उसका यूज़ हो रहा है। अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में किस तरीके से इमेजेस फॉर्म होती है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है ये आप स्टडी कर चुके हैं। ये वाली सरफेस जिसकी रिफ्लेक्टिंग होगी वो होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया है ना। तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसा हो गया, इसका फोकस जो होगा पीछे चला गया, ये इसका सेंटर है तो ये इसका फोकस है, पोल, फोकस एंड सेंटर, ये चला गया। तो अब हम बात करेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कैसी इमेज बनाता है। देखिए अब कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। अब पहले केस में क्या है, जो है ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे, मतलब पैरेलल आ रही हैं रेज। तो पैरेलल अगर आ रही हैं रेज तो क्या होगा, वो फोकस पे मीट करेंगी वर्चुअली। तो फोकस पे मीट करें तो पैरेलल आ रही हैं तो कहाँ क्या हो रहा है? फोकस पे मीट कर रही हैं। दूसरा केस क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? यहाँ पे रखा हुआ है कहीं, तो वो एक तो पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से क्रॉस करेगी, दूसरा जो सेंटर के ऊपर जाएगी वो सेंटर से क्रॉस करेगी, राइट। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो रहा है, दो ही पोजीशंस बन रही हैं। एक पोजीशन क्या बन रही है, फर्स्ट पोजीशन है ऑब्जेक्ट जो है इनफाइनाइट पोजीशन पर है, दूसरी पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट जो है फाइनाइट पोजीशन पर है। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पर है तो क्या हो रहा है, ये देखिए, अगर ऑब्जेक्ट जो है पोल के ऊपर सीधा डायरेक्टेड है, ये देखिए एक होगा फोकस के ऊपर होगी डायरेक्टेड, पैरेलल आ रही है तो फोकस के ऊपर जाकर मिलेगी। दूसरा क्या है,
दूसरा यहाँ पर, तो यहाँ पे फोकस के ऊपर इमेज बन जाएगी। सेकेंड केस क्या है, फाइनाइट डिस्टेंस है, कहीं पे भी हो सकता है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो एक तो सेंटर से क्रॉस करेगी, दूसरा जो है वो क्या होगा, फोकस से क्रॉस करेगी, पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से क्रॉस करेगी, तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन जाएगी। तो एक मिनिएचर इमेज बनेगी इसमें, हमेशा मिनिएचर इमेज बन गई। तो कॉन्वेक्स मिरर्स का क्या यूज़ होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है बहुत बड़े बड़े फाइनाइट जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक छोटी इमेज बना के आपको दिखा देते हैं वो, राइट। तो इसमें बताया जाएगा, इसमें क्या हो रहा है, आगरा फोर्ट जो है उसके अंदर फेसिंग ताजमहल एक मिरर लगा हुआ है जो कि पूरे के पूरे फोर्ट की छोटी सी मिनिएचर इमेज लगा देता है। इफ़ यू विजिट आगरा यू ट्राई टू ऑब्जर्व द फुल इमेज ऑफ ताजमहल, वो पूरा आपको दिख सकता है। कॉन्वेक्स मिरर का अब यूज़ क्या होता है, अब हम ये देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है कॉमनली कैसे यूज़ होगा, रियर व्यू विंग मिरर इन द व्हीकल। अब क्या करता है वो, अगर आपने देखा होगा जो रियर व्यू देखने के लिए जो विंग मिरर्स जो लगे होते हैं आपकी साइड में, जब आप गाड़ी चलाते हैं, अगर ये ऊपर से मैं गाड़ी ड्रॉ करती हूँ, ये ऐसी है, तो ये वाले जो मिरर होते हैं, तो आप इसमें क्या देखते हैं, आपको बहुत सारा एरिया कवर करता है। हाँ, आपको दिखता है कि पीछे से कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, बहुत सारा एरिया उसने कवर करके उसको छोटा सा इमेज बना के आपको दिखा देता है। दीज मिरर्स आर फिटेड ऑन द साइड ऑफ व्हीकल, जिससे कि ड्राइवर जो है अपने सेफ ड्राइव के लिए पीछे से उसको दिखता रहेगा कितना ट्रैफिक आ रहा है। कॉन्वेक्स मिरर्स आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिव इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज। कैसी दे रहे हैं वो इमेज, सीधी इमेज है लेकिन कैसी है, डिमिनिश्ड इमेज है। ये देखो हमने अभी बना के देखा, अगर इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है तो फोकस पे इमेज बन जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे है, कहीं पे भी, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, तो कहाँ बनेगी इमेज, जहाँ पे इंटरसेक्शन होगा। तो एक छोटी सी इमेज बनी हुई है, और छोटी सी इमेज देखो कैसी बनी हुई है, सीधी है, हमेशा इरेक्ट बनेगी, हमेशा वर्चुअल बनेगी, ठीक है। तो इरेक्ट और वर्चुअल इमेज हमेशा बन रही है। तो क्या हो रहा है, गिव इरेक्ट दो डिमिनिश्ड इमेज ऑल्सो, दे हैव वाइडर व्यू फील्ड ऑफ व्यू एज दे आर कर्व टूवर्ड्स। जिस सरफेस की तरफ कर्व्ड होंगे उसका एक बहुत सारा एरिया को वो कवर कर रहे होते हैं। तो यही उसकी खास बात होती है कि बहुत सारा एरिया क्योंकि कवर हो रहा होता है, तो उस बहुत सारे बड़े एरिया की छोटी सी इमेज हमको मिल जाती है। दस कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, ड्राइवर को सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं लार्जर एरिया को उसको देखने के लिए, राइट। तो ये थे, हमने दो मिरर्स के बारे में बात किया, कॉनकेव मिरर के बारे में बात किया और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात किया। कॉन्वेक्स मिरर में हमने देखा सिर्फ दो ही केसेस बन रहे हैं। एक केस बन रहा है कि इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, पैरेलल रेज आ रही हैं, तो पैरेलल रेज आती है तो हम जानते हैं कि भाई वो सब फोकस पे मीट करेंगे और इमेज कहाँ बन जाएगी, फोकस पे। दूसरा केस है फाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसमें कहाँ पे होगा, एक फोकस पे जाके मिलेगी पैरेलल वाली, दूसरी को हम डायरेक्ट करते हैं हमेशा सेंटर पे, तो जहाँ पे उसका इंटरसेक्शन होगा वहाँ पे इमेज फॉर्म हो जाता है। वो हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा इरेक्ट इमेज बन रहा है, हमेशा वर्चुअल इमेज बन रहा है। बट कॉनकेव मिरर के केस में हमने इस डायग्राम के थ्रू देख लिया अलग अलग तरीके से, फाइनाइट पर है तो फोकस पे बन रही है इमेज, अगर बियॉन्ड सेंटर है तो कहाँ पे बन रही है, सेंटर और फोकस के बीच में, जो कि वर्चुअल इमेज, रियल इमेज है लेकिन इन्वर्टेड, उल्टी है, ये सीधा खड़ा हुआ है तो यहाँ पे उल्टा दिखाई देगा आपको। अगर फोकस सेंटर के ऊपर है तो सेंटर के ऊपर ही बन जाएगी इमेज, साइज सेम रहेगा। अगर सेंटर और फोकस के बीच में है तो इमेज जो है बियॉन्ड सी जाके बनेगी और अब की बार इमेज एनलार्ज हो जाएगी। तो इसके केस में क्या हो रहा है, हम कॉनकेव मिरर को कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर को जनरली हम एनलार्ज व्यू देने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इमेज ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, एनलार्ज व्यू, हम पास में ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। पास में प्लेस करने का क्या मतलब है, पास में प्लेस करने का मतलब है हम उसको रखते होंगे सेंटर या फोकस के बीच में, या उसके भी पास चले जाते होंगे एकदम पास में से। अगर आप कॉनकेव मिरर में देखोगे तो इमेज जो बनेगी वो उल्टी बनेगी और बहुत बड़ी बन जाएगी। इसी फिनोमिना का यूज़ जो है वो किया जाता है, राइट। तो ये हमने देखा कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में इमेज बनने का फिजिक्स हमने समझा। ये तो कोई भी आप रट सकता है, ये आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, कॉन्वेक्स मिरर के क्या यूजेस हैं, कॉनकेव मिरर के क्या यूजेस हैं, ये तो आपने इस चैप्टर को पढ़ने से, एनसीईआरटी में इतना डिटेल पढ़ने से पहले भी जानते होंगे क्योंकि आपने उसको देख लिया था। बट अगर आपको आज ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से वो दोनों जो रेज होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं जहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है, इसी वजह से अलग अलग साइजेस की इमेजेस बनती है। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ साइन कन्वेंशंस होती है, साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय अ स्फेरिकल मिरर। तो वो कौन कौन सी साइन कन्वेंशंस यूज़ की जाती है। तो अगर हम बात करते हैं पी, आप जानते हैं पी किसको बोल रहे हैं, पोल को बोल रहे हैं। ओरिजिन जो है, प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है वो जो लाइन सबको मिलाती है, तो वो एक्स एक्सिस ले लिया है। तो कन्वेंशंस क्या बोलती है, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड
टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अगर हम कॉन्केव मिरर की बात करें या कॉन्वेक्स की भी, तो हमेशा लेफ्ट साइड में मिरर के हमेशा ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाएगा। मतलब अगर हम ये देखिए, दोनों केस में क्या है, लेफ्ट साइड में हमेशा ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जा रहा है, कॉन्वेक्स है चाहे कॉन्केव है। ये तो दोनों ही कॉन्वेक्स है। ये देखिए कॉन्केव में भी इधर किया जा रहा है। तो पहला क्या रूल है, पहला रूल ये बोलता है कन्वेंशन का कि हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया जाएगा, हमेशा लेफ्ट साइड के मिरर के प्लेस किया जाएगा। That this implies that the light from the object falls on the mirror from left hand side। तो लेफ्ट हैंड साइड से लाइट फॉल करेगी। सेकेंड क्या है, all distances parallel to the principal axis are measured from the pole of the mirror। सारे डिस्टेंसेस को कहाँ से मेजर किया जा रहा है, पोल से, ठीक है। All the distances measured to the right of the origin along x-axis are taken as positive, while those measured to the left of the origin along x-axis are taken as negative, ठीक है। Distance measured perpendicular to above the principal axis along y-axis are taken as positive. Distance measured perpendicular and below the principal axis, उनको हम नेगेटिव लेते हैं। अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये वाला डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, अगर ये वाला होगा तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। ये सारी कन्वेंशन है। मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन, तो हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन के बारे में। हम स्फेरिकल मिरर के केस में जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द यू, हम उसको यू कहते हैं। ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू कहते हैं, और जो डिस्टेंस का इमेज का होगा फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द वी। तो हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू कहते हैं और मिरर के इमेज के डिस्टेंस को वी कहते हैं। एफ जो है फोकल लेंथ है, वो प्रिंसिपल फोकस तक की जो लेंथ होती है, प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो एफ जो होता है वो क्या होता है, फोकल लेंथ है। ये सारी हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी चीज़ें। तो हमने एक फॉर्मूला बनाया मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v। देखिए ये थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। 1/v + 1/u, मतलब v क्या है, u क्या है, u था हमारा जो था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था, v था हमारा इमेज का डिस्टेंस, ये ठीक है, और f था फोकल लेंथ। तो 1/v या मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v + 1/u = 1/f। अगर आप 1/v + 1/u करेंगे तो 1/f होगा इक्वल। This formula is valid in all situations for spherical mirror for all the position of the object. You must use the new Cartesian sign convention while substituting numerical values of u, v and f, and r is in the mirror for formula for solving problems। तो अगर आपको इस मिरर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसकी साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व जो है आप स्कूल में किया करते थे, तो अगर आप ये चैप्टर को समझ में आता है तो स्कूल वाले स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बट हाँ हमको पता है, मान लो मैग्नीफिकेशन के लिए हम देख सकते हैं, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं दिया जाएगा, इनफैक्ट आपसे उसका अप्लाइड पार्ट पूछा जाता है हमेशा, राइट। तो दिस इज़ द फॉर्मूला। सो आई होप आपको इस चैप्टर का पार्ट 2 समझ में आया। मैग्नीफिकेशन और द रेस्ट ऑफ द चीज़ों के लिए हम इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, मैं फिर से यही कहूँगी चैप्टर एंड करने से पहले उन सभी लोगों को जिनको लगता है कि भाई अगर हम लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या कहते हैं उसके सारे एस्पेक्ट्स को कवर नहीं कर रहे, उसके और एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं। आई एम नॉट डिनाइंग, मैं ये नहीं कह रही हूँ, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, उसकी तो कोई अंत ही नहीं है, इनफाइनाइट है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं पे तो स्टिक करना पड़ेगा ना। अगर आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं एनसीईआरटी सीरीज़ को, तो आपको समझना पड़ेगा ना ये एनसीईआरटी से है। अब मैं एनसीईआरटी सीरीज़ में अपने ग्रेजुएशन का डॉक्टर वाले बुक उठा के तो आपको पढ़ाना शुरू नहीं कर सकती हूँ ना, तो वो बियॉन्ड एनसीईआरटी चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको समझना चाहिए, जो लेक्चर का टॉपिक होगा उसी से ही स्टिक किया जाएगा। सो आई होप you have understood and you will be able to solve the questions. Thank you so much and best of luck for your preparation.